हाय गाइस, वेलकम टू हंटर कोडिंग। आज का डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का रिवीजन वाला क्वेश्चन है यूनिक पाथ्स। ये लीड कोड का इसका प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है। गिवन है कि एक रोबोट है, वो एम क्रॉस एन ग्रिड में है। इनिशियली वो खड़ा हुआ है 0,0 वाली पोजीशन पे। उसे जाना है M-1 N-1 जो कि बॉटम राइट कॉर्नर है, वहाँ से जाना है। इस क्वेश्चन में दो ही टाइप के मूव्स अलाउड है, या तो डाउन जा सकता है तो राइट जा सकता है। तो पूछा है हमें नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिक पाथ्स बताने हैं रोबोट के। तो अब ये जो नंबर ऑफ पॉसिबल वे मतलब पाथ्स बताना है, इससे हिंट मिलता है कि हमें कुछ ट्राई करना पड़ेगा जितने जितने पॉसिबल वेज है, तो उससे हिंट मिलता है कि रिकर्जन यूज़ करना पड़ेगा। अब एक डमी एग्जांपल लेके चेक करते हैं। अज्यूम कीजिए अपना रोबोट आई जे ग्रिड पर खड़ा है। तो अब ये यहाँ से उसको वैलिड मूव्स अलाउड है, वो राइट जा सकता है, I, J+1 पर जा सकता है, या तो डाउन जा सकता है, जो कि हमारा I+1, J। तो ये अब सिमिलरली अगर इससे उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि I, J पे आया कहाँ से होगा, तो ये या तो इस सेल से नीचे आया होगा, या तो इस सेल से राइट आया होगा। तो ये सेल बन जाएगा हमारा I-1, J, और ये बन जाएगा हमारा I, J-1। तो क्योंकि ये मतलब जो ट्रांजिशन ये टू वे है, जैसे कि जो ग्रीन वाले पॉइंट्स है यहाँ से हम फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, और जो ग्रीन वाले पॉइंट्स है जैसे कि ये बता रहा है कि I-1 जैसे ये जो नीचे आया, जो डाउन आया और यहाँ से राइट गया तो I, J पर पहुँचा। तो ये हम फॉरवर्ड जा रहे हैं कि हमें 0,0 पर अगर किसी को सॉल्व करना हो, इसे फॉरवर्ड जाकर फिनिश लाइन तक जाकर वैसे कर सकता है। या हम उल्टा क्वेश्चन भी इसे पूछ सकते हैं। उल्टा क्वेश्चन जैसे कि इस सेल के रेफरेंस के, ये यहाँ आया कहाँ से होगा, वो आया होगा इस सेल से I, J पर। ये यहाँ आया कैसे होगा, ये यहाँ से आया होगा। तो अगर किसी को उल्टा सॉल्व करना हो कि रोबोट यहाँ खड़ा है और वो पाथ ढूंढते ढूंढते स्टार्ट पर चला जाए, तो वैसे भी सॉल्व हो सकता है ये। तो अब जैसे कि हमने कहा, ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। फॉरवर्ड जाकर भी 0,0 से हम लास्ट पे जा रहे हैं, या बैकवर्ड जाकर भी। सिर्फ उसमें इंडेक्सिंग का जो माइनस है वो प्लस होगा, और एक में प्लस का माइनस होगा। यहाँ हम जो सॉल्यूशन का वेरिएंट देखेंगे वो फिनिश लाइन पे खड़े हैं, वहाँ से हम स्टार्ट पर जाएंगे, और जो दूसरा है वो कोडिंग में एक बार देख लेंगे। तो अज्यूम कीजिए ये हमारी ग्रिड है, यहीं से ही देख लेते हैं। तो ये हमारे पॉसिबल पाथ्स है। अब कुछ कुछ सेल्स में कुछ पॉसिबल पाथ्स नहीं होंगे। जैसे अगर इस सेल को मैं पूछूँ क्या आप यहाँ कैसे कैसे आए होंगे, तो ये कहेगा मैं यहाँ 0,0 से मैंने राइट लेके आया। अब पर इसमें ऊपर से नहीं आ सकते, तो इसलिए वो इनवैलिड हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर इस सेल को पूछूँ कि आप यहाँ कैसे आए होंगे, तो ये कहेगा मैं तो ये ऊपर वाले सेल से नीचे ट्रांजिशन करके आया हूँ। और सिमिलरली ये लेफ्ट वाले से यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो हमारा वर्किंग एरिया उससे बाहर है, तो इनवैलिड है। इसलिए हमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी रखनी पड़ेगी। तो क्विकली इसका एक डमी कोड देख लेते हैं हम। एक इंटीजर एफ ले लेते हैं, जिसमें फंक्शन जिसमें पास होगा करंट हमारा जो रो और कॉलम का जो इंडेक्स है I, J। जो पहला तरीका है वो इससे पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे कैसे आ सकते हो। तो एक तरीका है कि आप ऊपर करंट सेल के ऊपर जितने तरीके हैं वहाँ से ही जस्ट एक ट्रांजिशन लेके नीचे आ सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ये I, J है, यहाँ पर ये कैसे आ सकता है, तो ये I-1 और J वाला सेल है, यहाँ से ट्रांजिशन लेकर नीचे, तो इसी फंक्शन कॉल में भेज देंगे ये f ऑफ I-1, J पर जाके देख लो। और सिमिलरली यहाँ देख लेंगे कि दूसरा तरीका कौन सा है, तो ये लेफ्ट वाला। तो बेसिकली ये वाला तरीका है वो, कि यहाँ इस सेल से अगर मैं एक राइट ट्रांजिशन करता हूँ तो यहाँ होगा। तो ये उल्टा क्वेश्चन जाएगा कि आप पहले चेक करके आओ कि f ऑफ I, J-1 पे कितने तरीके से जा सकते हो। तो अब क्योंकि पॉसिबल वेज पूछा है, तो हम इसका सम रिटर्न करवा देंगे। बेस केस हमारा था कि अगर आप पहुँचते पहुँचते अगर I और J में 0 पे पहुँच गए, तो वो पाथ वैलिड है, तो वहाँ हमें कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो रिटर्न क्या करवाएंगे, अज्यूम कीजिए एक वैलिड पाथ यहाँ पर ऐसे 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 जाकर यहाँ था। तो इसके आगे तो जा नहीं सकता, तो यहाँ से कुछ तो रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अज्यूम कीजिए 1 आ रहा है यहाँ पर उसने आके यहाँ पर एक +1 कर दिया, तो इसलिए यहाँ से एक रिटर्न 1 करवा देंगे। ये विजुलाइजेशन के लिए इस तरह से अंडरस्टैंडिंग में बेटर होगा। और सिमिलरली जो इनवैलिड मूव्स थे वही हम यहाँ देख लेंगे। अगर कभी भी I <0 कॉल हुआ, या तो J <0 कॉल हुआ, तो वो पाथ वैलिड नहीं, वहाँ से 0 करवा दो। जनरली ग्रिड वाले क्वेश्चन में 4 कंडीशन आती है, बट इसमें क्योंकि हम या तो इस वाले वेरिएंट में हम इस तरह जा रहे हैं, या तो अप या इस तरह लेफ्ट, तो हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि I नेगेटिव नहीं होना चाहिए और J नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कोई से उल्टा इस तरह सॉल्व कर रहा है 0,0 से जाकर, तो उस केस में वैलिड मूव ऐसे होंगे, वो या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, तो उसकी कंडीशन होगी वो अलग होगी, वो देख लेंगे कोड में एक बार। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने जाए तो कैसा होता है, जो हमारा ब्रांचिंग फैक्टर होता है, एक ब्रांचिंग फैक्टर, और जो हमारा ये मैक्स डेप्थ, ये एक जनरल इक्वेशन बनता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इस तरह के रिकर्सिव कोड में। तो यहाँ दिख रहा है हमारा ब्रांचिंग फैक्टर 2 है, ये एक फंक्शन कॉल दो फंक्शन कॉल में टूट रहा है यहाँ पर। और जो मैक्स डेप्थ हो सके एक वैलिड पाथ की, लॉजिकली सोचो कि जैसे मैंने बताया था ये एक पाथ है ये वाला, तो दूसरा जो सबसे लंबा पाथ होगा वो इस तरह से होगा, एक ये हो सकता है या तो एक ये हो सकता है। तो मैक्स डेप्थ क्या होगी हमारी, M+N जाएगी। तो ये वाला है जो सॉल्यूशन, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना है। ऑब्वियसली जो स्टैक स्पेस है हमारी वो भी यूज़ होगी, पर इसके आगे वो मैग्नीट्यूड काफ़ी कम है, तो इसलिए ये। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम कुछ स्पेस यूज़ इस तरह तो नहीं कर रहे, बट रिकर्सिव स्टैक स्पेस अगर काउंट करें तो वो M+N वाला, जैसे मैंने बताया मैक्स डेप्थ, तो वो उतना हो सकता है उसका। अब यहाँ जब हम इसका ये फंक्शन कॉल का ट्री बनाएंगे तो हमें पता चलेगा। अब क्योंकि ये रिवीजन वीडियो, इसमें अज्यूम किया है कि आपको
लॉजिक पता है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और कोड नहीं आ रहा, आपको क्विक टाइम में रिवीजन करना है, तो ये प्लेलिस्ट का एम वो है। तो मैं फंक्शन कॉल का ट्री तो नहीं बताऊंगा इसमें, वरना वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो वहाँ पर है ना आपको ओवरलैपिंग स्टेट्स दिखेंगे, तो इससे पता चलता है हम कि ये जो हम एक वर्क बार बार नहीं करेंगे, तो हम उसे मेमोराइज कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। तो उसका एक जो शॉर्टकट होता है वो देखने के लिए कि क्या हमें मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स चाहिए जो कि हम एक स्टेट को स्टोर करवा सके, तो यहाँ देखना पड़ता है कितने पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ दिख रहा है आई चेंज हो रहा है और जे चेंज हो रहा है। आई कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो आई बेसिकली ये हमारा जो रो का काउंट है यहाँ तक जा सकता है, और जे जो कॉलम है वो यहाँ जा सकती है। इसलिए हम एक डी पी ले लेंगे, डी पी ऑफ एम कॉमा एन ले लेंगे। अब जब ये रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ पर स्टोर करवा देंगे करंट आई कॉमा जे वाला जो भी कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये स्टोर हो चुका। और यहाँ एक कंडीशन डाल देंगे कि अगर ये चीज़ डी पी ऑफ समथिंग -1 नहीं है तो वही रिटर्न कर दो, और फंक्शन कॉल में डी पी पास कर देंगे यहाँ पर। अब इसका जो हमारा मेमोराइजेशन वाला सॉल्यूशन है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ये डी पी के मैक्सिमम कितने स्टेट्स के लिए जा सकता है, कि हर एक स्टेट एक ही बार कैलकुलेट होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर दूसरी बार जाएगा तो ये कंडीशन के बेस पर वो जो स्टोर हुआ है उसके हिसाब से भेज देगा। तो मैक्सिमम देखने जाए तो कितनी बार हम अलग अलग कॉल्स लगा सकते हैं, तो वो गई अपनी m × n वाली। तो इतनी कॉल्स हम अलग अलग लगा सकते हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी इतनी हो गई। और स्टैक स्पेस वाली ऑब्वियसली है, बट इसके मैग्नीट्यूड के आगे वो छोटा है, इसलिए हम बड़ा बिग ऑफ नोटेशन में ये बताएंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन, ये जो हमारा स्टैक स्पेस है तो वो कितने अलग अलग कितना लंबा पाथ बन सकता है, तो वो एक मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ m + n जा सकता है। तो टेबुलेशन वाला इसका जो कोड है और जो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला कोड है वो आगे कोड एडिटर में देख लेते हैं। तो ये इसका बॉयलर प्लेट दिया हुआ है, यूनिक पाथ्स ऑफ m, n। तो हम पहले रिटर्न करवा देंगे, रिकर्जन से इसे सॉल्व करने का एक बॉयलर प्लेट बना देंगे REC करके, यहाँ पास इसे बना देंगे जो कि इनपुट लेगा हमारा m, n। सिमिलरली जो फंक्शन को इनपुट मिला है वही इस रिकर्जन को दे दिया है जस्ट सॉल्व करवाने के लिए वाया रिकर्जन से। अब यहाँ से जैसे हमने बताया एक डमी फंक्शन बना देंगे, जो अब हम इसमें उल्टा सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा रोबोट बॉटम राइट में खड़ा है, तो उसके इंडेक्स हो जाएंगे m - 1, n - 1, और अब रीड के पैरामीटर से पास कर देंगे। ये फंक्शन इंप्लीमेंट कर देते हैं सिंपली, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा। अब यहाँ पर करंट जो हमारा रो कॉमा जो कॉलम है वो यहाँ पास करवा दिया i, j, ग्रिड की साइज़ पास करवा दी m, n। जो अप वाले पाथ से है वो कितने हैं, तो वो फंक्शन कॉल लगा देंगे हम कि आप ऊपर वाले जो अपना सेल है जो कि i - j है, वहाँ से आप चेक कर लो कितने हैं। और जो लेफ्ट वाले आने के तरीके हैं वो हम चेक करवा लेंगे इसी फंक्शन कॉल को, कि जो आपका लेफ्ट वाला सेल है जो कि होगा i, j - 1, उससे चेक करवा लो। नंबर ऑफ वेज पूछे तो हम रिटर्न करवा देंगे अप प्लस लेफ्ट वाले जितने भी तरीके उससे भी। अगर ये सब करते करते हम अगर स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच गए कि i = 0 हो चुका और j भी 0 है, तो इसे वैलिड काउंट करवाना है तो रिटर्न 1 करवा देंगे। कोई भी इनवैलिड कॉल के लिए कैच करवाने के लिए अगर i < 0 कभी होता है या तो j < 0 होता है, मतलब हमारा वर्किंग एरिया से बाहर कहीं कुछ जा रहा है, तो हम उसे इनवैलिड करा देंगे। तो इस पर इसे बेस केस पर चेक कर लेते हैं। ये बेस केस पर चल गया क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला सॉल्यूशन है, तो ये वैसे इस पर सारे केसेस पर नहीं चलेगा। तो अब इसे क्विकली मेमोराइज करवा देते हैं। तो मेमोराइज करवाने के लिए यहाँ एक DP ले लेंगे, एक नया फंक्शन ही कॉल करवा देते हैं यहाँ से, रिटर्न मेमोराइज m, n। क्विकली उसकी बॉयलर प्लेट में लिख देता हूँ उस फंक्शन की मेमोराइज। यहाँ पर एक 2D DP ले लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट हमारा DP, उसका साइज़ होगा हमारा m, वेक्टर ऑफ इंट n, इनिशियली -1। इसे पास करवा देंगे हम यहाँ पर DP से, और ये हम लिख देंगे ये मेमोराइजेशन वाला वेरिएंट है फंक्शन का। इसी को ही कॉपी पेस्ट करके और मॉडिफाई कर देते हैं जो मेमोराइजेशन वाला वेरिएंट है। अब यहाँ पर जो वेक्टर ऑफ DP है वो इनपुट में आएगी एक यहाँ पर, इसे बाय रेफरेंस पास कर देंगे, बार बार कॉपी ना बने। अब जब रिटर्न करने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि ये वाला अगर वर्क हमने स्टोर कर दिया तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आए तो सीधा स्टोर वर्क ही हम दे दें। फंक्शन में पास करवा देंगे DP यहाँ पर भी, और जो ये वेरिएंट है इसे मेमोराइजेशन वाला करवा देंगे। यहाँ आगे चेक करवा लेंगे कि अगर ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है i, j वाला नॉट इक्वल टू -1 है तो उसे ही भेज दो। एक बार चेक कर लेते हैं मेमोराइजेशन वाला सॉल्यूशन, इसे सारे टेस्ट केसेस पर चला के देख लेते हैं। हाँ, ये चल चुका। अब इसे टेबुलेशन पे जाते हैं, तो उसके लिए अगेन एक बॉयलर प्लेट वाला कोड बना देते हैं।
अब ये मैं अलग अलग कोड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब आगे जावा वाला समझाऊंगा ना तब मैं अपने क्योंकि मेरी फ्लुएंसी सी प्लस प्लस में है तो उसमें मतलब हमें इसी तरह से एक मेरा खुद का एक्सटेंशन मैंने बनवाया है, उसमें हम लाइन बाय लाइन वॉक थ्रू करेंगे रादर दैन पेस्टिंग वो एक जावा वाले कोड की इमेज, ताकि जो जावा वाले हैं उन स्टूडेंट्स उनको ईजी रहे। तो यहाँ पर भी एक एम क्रॉस एन करवा देंगे। अब इसकी बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। अब जो टेबुलेशन में जो डीपीआर है उसको -1 की जगह 0 स्टोर करते हैं। यहाँ बेस केसेस लिखते हैं, पहले इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला फंक्शन था जो ऑलरेडी मेमोइज था, इसका बेस केस ये था कि जब i = 0 और j = 0 है तो हमारा 1 हो जाए। अब एक बार क्विकली हम इस पर आ जाते हैं। एक चीज़ बतानी है, जिसकी मैंने ये चीज़ कही थी कि ये है 0,0 0,1 0,2, इस तरह ये 1,0 1,1। तो जो हमारा हम कैलकुलेट कर रहे हैं आंसर्स, तो अब हम या तो ऐसे जा सकते हैं या तो ऐसे जा सकते हैं। वो फॉर लूप हमें किस तरह लिखना है, बट एक चीज़ है कि हमें ये वाले सब स्टेट्स करने पड़ेंगे। तो टेबुलेशन में हम जो चेक करेंगे, जिसके यहाँ पर ये पैरामीटर कहाँ से वैल्यू हो रहा था, हमने इनिशियली भेजा था m-1 और वो जा रहा था 0 तक, और ये पैरामीटर जा रहा था हमारा n-1 से 0। तो यही चीज़ दोनों वो फॉर लूप में लगेगी, जो टेबुलेशन वाला फॉर लूप है ना, क्योंकि इतने स्टेट्स हम वेरीफाई करवा रहे हैं। तो एक बार इसमें कोड एडिटर में देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि जो हमारा आई वाला लूप था वो चल रहा था। अब टेबुलेशन में जो हम जिस तरह रिकर्जन में चलते हैं उसका उल्टा चलता है। रिकर्जन में हम चल रहे थे उल्टा, तो इसलिए यहाँ चलेंगे 0 से उस तरह। तो लेस देन चलेगा हमारा m तक, i++ जाएगा, और हमारा ये जो j है वो चलेगा 0 से j लेस देन n तक j++ जाएगा। अब आइडियली हम लोग बेस केस लिखते हैं यहाँ पर इस तरह स्टार्टिंग में, और फिर फॉर लूप लिखते हैं। अब इसमें भी सिमिलरली वो कर सकते हैं कि इनिशियली हमारा बेस केस ये था कि i0 j0 तब 1। तो या तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर लिख दिया मैंने dp(0,0) = 1 हो जाए। और अगर इस तरह लिखा है तो फिर यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा कि इफ़ हमारा i = 0 है एंड j = 0 है तो वो कंटिन्यू करो। एक ये लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ लिख दिया। और अगर ये नहीं करना तो फिर इसी को ही हम यहाँ कर सकते हैं कि अगर इस तरह है तो ये 0, नहीं तो एल्स कंडीशन ये जाएगी। अच्छा, बेस केस लिख दिया। अब एक और चीज़, ये जो बेस केस दूसरे ये भी है कि अगर ये i <0 हो रहा है या j <0 हो रहा है तो रिटर्न 0 करना है। तो अब एक चीज़ देखते हैं हम इसमें, जिसकी मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ आप आ सकते हो, इस सेल से ऊपर से नहीं आ सकते, और अगर आप यहाँ खड़े हो तो आप आ सकते हो इस या ऊपर से, यहाँ से नहीं आ सकते। तो सिमिलरली जब हम ये टेबुलेशन में फॉर लूप में, क्योंकि फॉर लूप में ये सारे के सारे सेल्स चलने वाले हैं, तो इसमें फिर वो इंडेक्सिंग हमें देखनी पड़ेगी एक बार। तो अब हमने यहाँ जो लिखा था तो यहाँ पर इसी कोड को लिख देंगे कॉपी पेस्ट कर कर। यहाँ एक फ़र्क आ जाएगा यहाँ पर कि अब पहले ये जो फंक्शन कॉल से डीपी में कन्वर्ट करवा लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि ये जो अब हर एक सेल पे जाएगा, तो ये हो सकता है कि इंडेक्सिंग का कुछ इशू आए क्योंकि i-1 है। मान लो i 0 पर है तो -1 पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर लेंगे कि अगर इनिशियली से 0 कर देंगे कि अगर हमारा i-1 > 0 हो तो ही अब में ये चीज़ करो आप। सिमिलरली इसके वो भी इनिशियलाइज हम कर देंगे 0 से, और वो एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर हमारा j-1 > 0 हो तो ही आप लेफ़्ट में ये चेक करके लाओ। यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट हटा देंगे। ठीक है, ये यहाँ हो चुका है इतना। अब यहाँ से जो रिटर्न करवाना है, हमारा आंसर इनिशियली स्टोर होता था, जो मेमोइज वाला जो सॉल्यूशन था उसमें m-1 n-1 में था, तो यहाँ पर भी वही स्टोर होगा इस वाले वेरिएंट में m-1 और n-1 पे। एक बार ये चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम टेबुलेशन वाला बेस केस पर चला देते हैं, ये से सबमिट करते हैं सारे केसेस पर। ये भी एक्सेप्ट हो चुका। अब एक बार यहाँ देख लेते हैं जो हमारा टेबुलेशन वाला सॉल्यूशन है। अच्छा, एक चीज़ एक और यहाँ पर, जैसे ये टेबुलेशन वाला सॉल्यूशन है, अब इसमें हमें एक चीज़ देखनी है कि अगर स्पेस ऑप्टिमाइज हो सकता है नहीं, तो जिसकी यहाँ पर हार्ड कोडेड कुछ हम यूज़ कर रहे हैं कि ये हमें मतलब i-1 वाली रो लेके आओ या तो अलग वाली कॉलम लेके आओ। तो जब भी इस तरह की हार्ड कोडिंग वाली चीज़ मतलब चीज़ें एक्सेस होती है तो उसे चांसेस है कि हम स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो एक बार क्विकली यहाँ देखेंगे, ये मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, तो जो हम मान लेते हैं हर एक सेल के लिए हम कर क्या रहे हैं,
हम यहाँ खड़े, हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर से नीचे आने के तरीके कितने वो बताओ, और आपके लेफ्ट से राइट आने के तरीके कितने ये बताओ। तो वो यही चेक कर रहा है बेसिकली, ऊपर वाली रो में जाके चेक करेगा, यहाँ जितने तरीके हैं वो यहाँ प्लस कर ले लेगा, और यहाँ जितने तरीके हैं यहाँ डाल देगा। तो सिमिलरली हर सेल के साथ ऐसा हो रहा है। आप ये पैटर्न देख सकते हो, हर अगर जो सेल का रेफरेंस है ना उसमें सेम ही चीज़ हो रही है ये वाली। तो इससे एक पता चल रहा है कि जो भी करंट सेल है हमारा, जो हमने वो कोड में भी देखा कि वो हार्ड कोडेड चीज़ें एक्सेस कर रहा है वो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ये करंट रो चाहिए जिस पे चीज़ें कैलकुलेट हो रही है, और मैक्सिमम उससे ऊपर वाली रो चाहिए। बाकी अब ये सेल कैलकुलेट हो रहा है, तब अगर मान लो लीड हमारी यहाँ तक होती तो इसे कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर क्या क्या स्टोर था, क्योंकि वो ये डिपेंड करता है इसकी पिछली वाली रो पर और इसकी जो लेफ्ट वाली जो सेल है उस पर। तो इसी से हमें एक हिंट मिलता है कि अगर हम रादर देन टेकिंग द एंटायर एक एम क्रॉस एन वाला अरे, अगर हम 2 वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर की साइज़ जो कॉलम जितना है काउंट उतनी होगी, तो वो 2 अगर वेक्टर ले लेते हैं तो इतना इनफ होगा। तो वो हर बार जिसकी फर्स्ट ये सेल के लिए ये दोनों चाहिए, वैसे ही अगर ये सेल कैलकुलेटर होगा तो उसके लिए ये दोनों वेक्टर चाहिए होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि इसको चाहिए होगा यहाँ पर इस सेल का रेफरेंस और इसको यहाँ का चाहिए होगा। तो इसलिए 2-2 की जो विंडो आगे बढ़ेगी तो इससे एक हिंट मिलता है, हम कर लेंगे। तो अब सीधा कोड में एक बार जाके देख लेते हैं। अब यहाँ से करवा देते हैं हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला एक m, इसी टेबुलेशन वाले कोड को चेक कर लेते हैं। यहाँ से स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला कोड लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर हमने जो देखा था कि अगर 2 वेक्टर ले लेते हैं जिनका साइज़ हमारे कॉलम का काउंट उतना ही होगा, तो एक हमारा ऊपर वाला लेते हैं जिसको प्रीवियस बोल देते हैं, और एक हमारा करंट वाला ले लेंगे, ठीक है। ये ले लिया हमने। अब जैसे कि यहाँ आ गए तो एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आकर, जैसे कि जब ये सेल कैलकुलेट हो रहा था तो तब मुझे चाहिए था ऊपर वाला जो सेल है ये, तो ये बेसिकली ये होगा कहाँ, ये ले लेते हैं। अगर ये सेल कैलकुलेट हो रहा था तो इसे ऊपर वाला चाहिए, तो बेसिकली इसी को ही हमने, इस पूरे वेक्टर को ही हमने प्रीवियस बोला है, और ये पूरा वेक्टर इसे हम करंट बोल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ हम डी ऑफ समथिंग प्रीवियस वाला ले रहे हैं, मतलब i-1 जा रहे हैं, तो वहाँ हम प्रीवियस वाले वेक्टर का वो ले लेंगे, और जहाँ जहाँ हम डी ऑफ आई ले रहे हैं, बेसिकली डी ऑफ आई क्या करंट वेक्टर, तो हम वहाँ करंट ले लेंगे। तो यही चीज़ कोड बेस में चेंज करेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं, जहाँ जहाँ हम डी ऑफ i-1 कर रहे हैं, मतलब हमें एक ऊपर वाला वो सेल चाहिए, तो वहाँ प्रीवियस ले लेंगे, वहाँ स्टोर होगा। और जहाँ जहाँ करंट में डी ऑफ आई जहाँ स्टोर हो रहा है वो बेसिकली करंट ही है, तो वो हम करंट चेंज कर देते हैं। यहाँ पर भी जहाँ डी ऑफ आई है वहाँ करंट कर देंगे, क्योंकि करंट इटरेशन में स्टोर हो रहा है। और ये चीज़ देख लेते हैं बेस केस। अच्छा, बेस केस में समझो, जहाँ हमारा बेस केस बेसिकली क्या बोल रहा है, जब i0 और j0 कैलकुलेट हो रहा है तब हमारा ये 1 स्टोर हो रहा है, तो ये बेसिकली जो हम करंट रो में है उसी में ही स्टोर करवा रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें करंट डाल देंगे। अब ये चीज़ हो गई। अब जैसे मैंने कहा, तो वो विंडो जो 2-2 स्लाइड वाली थी वो आगे आगे चलेगी। तो एक बार जब हमारा प्रीवियस कैलकुलेट हो चुका होगा, तो ये लूप से जब हम बाहर जाएंगे, प्रीवियस और करंट कैलकुलेट हो चुका होगा, तो जो करंट हमारा बन जाएगा नेक्स्ट इटरेशन का प्रीवियस। जैसे कि यहाँ एक बार देख लीजिए, इसकी इनिशियली मान लो ये दोनों वेक्टर की विंडो थी इस तरह, तो ये बना। अब जो नेक्स्ट इटरेशन है उसमें ये जो करंट है ये प्रीवियस बन जाएगा और ये यहाँ इस तरह आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन है उसमें ये प्रीवियस बन जाएगा और ये करंट होगा। तो ये देख रहे हो आप, ये 2-2 का स्लाइड है, ये फर्स्ट वाला ये था, सेकंड वाला ये था, थर्ड वाला ये। तो बेसिकली यही हमें स्टोर करवाना है, तो इसलिए हमने करंट की वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन का वो प्रीवियस बन जाएगा। अब जब ये लूप एग्जिट होगा, ये दोनों लूप, तब कहीं ना कहीं जो हमारा करंट में आंसर स्टोर हुआ होगा, बट वो हम करवा कहाँ रहे हैं, प्रीवियस में स्टोर करवा रहे हैं ना, तो इसलिए ये डी ऑफ m-1 की जगह प्रीवियस हो जाएगा। तो अब ये वाला कोड हम चेक कर लेते हैं, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला। ये बेस केस पर चल गया है, ये चल चुका। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला कोड है, इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ m×n, क्योंकि हम जो फॉर लूप चल रहा है m×n चल रहा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n होगी, क्योंकि हम लोग दो वेक्टर ले रहे हैं n क्रॉस साइज़ के, तो हम ऑर्डर ऑफ n बोल सकते हैं। अब हम जावा वाले कोड में चलेंगे। अब ये जावा वाला कोड है, बेसिकली मैंने अपने एक्सटेंशन के थ्रू इसे पोर्ट करवाया, जो सिमिलर स्ट्रक्चर में हमने जो C++ वाला कोड था, ये मेरा एक्सटेंशन है। अब इसका यूज़ केस क्या है कि जब हम जावा वाला कोड की मेरी फ्लुएंसी इतनी नहीं है, तो रादर देन पेस्टिंग एक इमेज जिसमें पूरा कोड हो, तो मैंने ऐसा समझा जो जावा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अगर लाइन बाय लाइन गो थ्रू करें तो थोड़ा ईजी होगा। तो अब हम इसमें देख लेते हैं एक बार।
तो इनिशियली एक रिटर्न रिकर्सिव ऑफ एम कॉमा एन दे दिया, एक नया फंक्शन बनाया जिसका इनपुट वही एम कॉमा एन होगा। यहाँ से हम वो हमारा डमी एफ वाला फंक्शन है उसमें हम भेज देंगे कि हम इनिशियली बॉटम राइट कॉर्नर जो कि एम माइनस वन एन माइनस एन वहाँ खड़े हैं उसे भी बना देंगे इंटीजर एफ करके। इसके जो पैरामीटर्स होंगे एक तो आई जे जो हमारा सेल नंबर है और एक ग्रिड का साइज़, वहाँ बेस केस लिख देंगे अगर आई और जे जीरो है तो उसे पाथ को हमें काउंट करवाना है 1। अगर जो भी हमारी बाउंड्री के बाहर जा रहा है जो आई लेस देन जीरो है या जे लेस देन जीरो तो वहाँ पर उसे इनवैलिडेट कराने के लिए रिटर्न जीरो। अप वाले कितने पाथ से है तो वो ऊपर वाला जो सेल होगा आई माइनस वन जे वो लेके आएगा सेम फंक्शन, जो लेफ्ट वाला है वो सेम फंक्शन हमारा आई और जे माइनस वन जो हमारा लेफ्ट सेल है वो लेके आएगा। दोनों का सम रिटर्न करना है तो अप प्लस लेफ्ट कर देंगे। अब ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल वाला कॉम्प्लेक्सिटी वाला। अब हम नेक्स्ट ये वाला देखते हैं मेमोइजेशन वाला। तो मेमोइजेशन का बॉयलर प्लेट हेल्पर ये है, यहाँ एक डी पी आर ए बना देंगे जो एम क्रॉस एन का होगा। जो हर एक रो है डीपी की उसको इनिशियलाइज -1 से करवा देंगे और रिटर्न जो मेमोइजेशन वेरिएंट वाला फंक्शन है उसको उसमें डीपी पास करवा के भेज देंगे। अब इसके भी पैरामीटर सेम वही होंगे बट यहाँ पर डी पी आर ए भी होगा। यहाँ पर बेस केस अगर आई जीरो जे जीरो है तो रिटर्न 1, अगर हमारी वर्किंग बाउंड्री से बाहर है तो रिटर्न 0, अगर डीपी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो रिटर्न कर देंगे डीपी वाला ही। अप वाले जितना भी जो कॉल है वो सेम फंक्शन को ऊपर वाले सेल जो कि आई माइनस वन जे है वहाँ से भेज देंगे। लेफ्ट वाला सेम फंक्शन कॉल जो लेफ्ट वाला सेल है आई कमा जे माइनस वन वहाँ से भेज देंगे। रिटर्न करते टाइम हम डीपी में स्टोर करके भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा ये जो मेमोराइजेशन वाला कोड है ये हमारा हो जाता है। तो एक बार इसे सबमिट करके देख लेते हैं। रिटर्न ये एक्सेप्ट हो चुका है बेस केस पर। ये सारे केसेस पर चल चुका है। अब ये आगे का देख लेते हैं, क्विकली आगे चले जाते हैं हम। हमने यहाँ से छोड़ा था मेमोराइजेशन फंक्शन तक, अब टेबुलेशन वाला देख लेते हैं। तो अब ये टेबुलेशन वाले हेल्पर है, इसमें डी पी आर इनिशियलाइज करवा दिया है सारे जीरो वैल्यू से और आई चलेगा हमारा जीरो से लेकर एम तक, क्योंकि हम जो रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाया था उसमें हम उल्टा चल रहे थे तो टेबुलेशन उसका उल्टा चलता है। सिमिलरली जो हमारा जे चलेगा वो जीरो से एन तक। यहाँ बेस केस लिख दिया है जो अब सिमिलरली ये जो जावा का कोड है इसमें मैं इतनी स्पीड में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सी प्लस प्लस वाला जो है उसमें आपने हल्का सा लॉजिक समझ लिया होगा बट वहाँ सी प्लस प्लस का सिंटेक्स था। तो अगर यहाँ बहुत फास्ट लग रहा है तो वहाँ से देख के आना जो आपको यहाँ ज़्यादा समझ आएगा। तो जो अभी बेस केस है हमारा यहाँ लिख दिया है कि डी पी ऑफ 001 हो चुका। अगर ये नहीं है तो अप वाले को इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज करवा दिया और बेस्ड ऑन दिस कंडीशन कि अगर आई नेगेटिव आई माइनस वन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है तो ही हम डीपी में एक्सेस करेंगे। सिमिलरली लेफ्ट वाला भी वही है, अगर जे माइनस वन ग्रेटर दैन जीरो है तो ही हम डीपी में एक्सेस करेंगे और डीपी में दोनों का सम स्टोर करवा देंगे और यहाँ से रिटर्न करवा देंगे जो हमने इनिशियली फंक्शन कॉल रिकर्जन वाला M-1 N-1 से किया था वहाँ से ही। अब क्विकली इसे भी एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ से हम भेज देते हैं टैब, जस्ट अ सेकेंड, इसे सीधा सबमिट ही करके चेक कर लेते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका है यहाँ पर। अब कंट्रोल Z कंट्रोल शिफ्ट E, फिर से अब हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला कोड देख लेते हैं। यहाँ आ गया स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का हेल्पर जिसमें एम और एन पास कर दिया हमने। अब जो प्रीवियस वाला जो वेक्टर जो हमारा अरे लिया है वो एन साइज़ का है, सिमिलरली करंट वाला एन साइज़ का लिया है। अब ये जो आई चल रहा है सेम वही है 0 से m और जे चल रहा है 0 से n। बेस केस हमारा है तो वो हमारा करंट ऑफ 0 में स्टोर करा दिया 1, नहीं तो हम अप वाला बेसिकली ये कोड मतलब इसका लॉजिक वही सी प्लस प्लस के वाले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया, यहाँ तो सिर्फ वॉक थ्रू करवा रहा हूँ। तो अब में हम प्रीवियस वाला ऐड करवा देंगे क्योंकि ये ऊपर वाला जो सेल है ना वो रेफरेंस कर रहा था और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन ऊपर वाले सेल में हमने उसी काम के लिए प्रीवियस वाले वेक्टर को बनाया था। सिमिलरली जो लेफ्ट वाला सेल एक्सेस होगा वो खुद के ही रो में से होगा, इसलिए वो करंट वाले में से होगा, इसलिए हम जो लेफ्ट वाले में बेस्ड ऑन इंडेक्स कंडीशन वो करंट वाला ऑफ J-1 जो लेफ्ट वाला सेल है उसे स्टोर करवा देंगे और जो करंट वाले को अपडेट कर देंगे। अब ये वाला एक रो कैलकुलेट हो गई तो ये रो नेक्स्ट रो है ना उसकी प्रीवियस बन जाएगी, तो हम ये अपडेट करवा देते हैं उसको क्लोन करवा कर और रिटर्न हम करवा देंगे। अब इसी तरह ये फॉर लूप कहीं ना कहीं तो एग्जिट होगा, तो जब फॉर लूप ये समझो लास्ट इटरेशन में एग्जिट हो रहा है तब करंट जो स्टोर हो रहा है वो हम स्टोर कर रहे हैं प्रीवियस में, तो जो इसलिए प्रीवियस में स्टोर कर रहे हैं इसलिए हम प्रीवियस ऑफ समथिंग मतलब ये जो n-n है वो भेज रहे हैं। तो यहाँ से ये हो चुका। अब एक बार इसे देख लेते हैं प्लेस ऑप्टिमाइजेशन वाला सॉल्यूशन।
ये चल रहा है तब तक। हाँ ठीक है, ये भी पास हो चुका। तो इन रिवीजन वीडियोस को आपका देखने का एक सही तरीका वही है कि आपको अज्यूम करके चल रहे हैं, आपने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करा, आपको लॉजिक आता है, बट आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपका प्लेसमेंट अपकमिंग नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में है, तो आप इसे एक रिवीजन इस तरह कर सकते हो। और जो C++ वाला जो वेरिएंट वाला कोड है वो एक बार देख लिया करो, क्योंकि उसमें मैं खुद टाइप करता हूँ तो वो कुछ चीज़ें वो ऑन द फ्लाई समझानी होती है, तो इसलिए उसमें समझती है। जावा वाला जो वेरिएंट है इसमें मैं लाइन बाय लाइन सिर्फ गो थ्रू करता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सटेंशन से जो ऑटो टाइप करवा रहा हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए करिए। C++ वाला एटलीस्ट स्किप मत करा करें, क्योंकि उसमें लाइन बाय लाइन जो ऑन द फ्लाई जो चीज़ होती है ना, वही चीज़ सेम जावा वाले कोड में भी पोर्ट होगी। पर जावा वाले कोड में मैं फटाफट समझा दूंगा। जैसे कि ये जो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला कोड था, इसमें देखा कि मैंने इतने अच्छे से प्रीवियस और करंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझा, क्योंकि वो ऑलरेडी C++ वाला जो वेरिएंट था जो 4-5 मिनट पहले वाला होगा उसमें अच्छे से समझाया है। तो ठीक है, आप कुछ सजेशन हो तो बताना, स्पेशली लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे मोटिवेशन मिलता है रिवीजन वीडियो बनाने का। यूट्यूब पर आपको सेम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बताने वाले काफ़ी वीडियो मिलेंगे। जब मैं अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा था मुझे रिवीजन वाला कोई ढंग से नहीं मिला था ऐसा। तो आई होप ये हेल्पफुल हो आपको। थैंक यू, बाय।